यौम पैदाइश है और हम बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं कि उर्दू के अहम लिखने वालों की जब भी यौम पैदाइश या यौम वफ़ात हो उनको याद किया जाए। वैसे भी सारे साल ही उनको याद करते रहना चाहिए, उनकी तहरीरों के ज़रिए, उनकी तहरीरें पढ़ के। लेकिन ये एक ख़ास दिन होता है, हम चाहते हैं कि किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर शमीम हनफी साहब। शमीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आप ही को जहमत देते हैं। देखिए, बातें करना मुझे अच्छा लगता है जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिनका एक ख़ास ताल्लुक़ भी आपसे रहा है, आपने उनके ऊपर लिखा भी है, उनसे आपकी मुलाकातें भी रही हैं। तो ये सिलसिला हमने इसीलिए शुरू भी किया है कि बहुत से ऐसे लोग जिनसे आपका ख़ास ताल्लुक़ रहा है, मुलाकातें रही हैं, उन्हें इस बहाने याद किया जाए। देवेंद्र सत्यार्थी, जिन्होंने हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, जाने कहाँ कहाँ का सफ़र किया लोकगीतों को इकट्ठा करने के लिए, उनको किस तरह याद करेंगे सर? देखिए, देवेंद्र सत्यार्थी का मामला ये है कि वो उन लोगों में से हैं जो जीते जी खुद एक कहानी बन जाते हैं। उर्दू में उनका नाम एक अफसाना निगार के तौर पर लिया जाता है और जाहिर है कि उनका ज़माना भी वो रहा है जो उर्दू अफसाने का सबसे सरवतमंद और रोशन ज़माना कहा जा सकता है। मंटो ने उन पर एक कहानी भी लिखी थी और देवेंद्र सत्यार्थी ने फिर उस कहानी का जवाब भी लिखा था। मुझे बस एक ख्याल होता है कि देवेंद्र सत्यार्थी के साथ हम उर्दू वालों ने इंसाफ नहीं किया। इंसाफ तो बहुतों के साथ नहीं किया गया, लेकिन देवेंद्र सत्यार्थी को ख़ास तौर पर जो इज्जत और जो अहमियत मिलनी चाहती थी, वो इज्जत और वो अहमियत नहीं दी जा सकी उन्हें। एक बार मैं और बल्लाद मेहंद्रा गुफ्तगू कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई वजह क्या है कि बल्लाद मेहंद्री जैसा देवेंद्र सत्यार्थी जैसा आदमी अगर किसी महज़्ज़ब माशरे में पैदा होता तो शहर के चौक में उसका मुजस्समा लगाया जाता। जितना बड़ा काम उसने किया है, सोचिए आपके 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक, सही तादाद खुद देवेंद्र सत्यार्थी को नहीं मालूम थी, उसने लोकगीत जमा किए। उस जमाने में जमा किए जब रिकॉर्डिंग की इतनी आसानियां नहीं थी, सफ़र की इतनी आसानियां नहीं थी। और देवेंद्र सत्यार्थी तो एक मामूली कहना चाहिए कि वसाइल रखने वाला आदमी था। बहुत दिनों तक तो नौकरी ही नहीं की, जब नौकरी की भी तो आजकल में मुलाजिम हो गए पब्लिकेशन डिवीज़न में। लेकिन एक उसकी शोहरत जो थी वो इस शहर में भी, दिल्ली में भी एक आवारागर्द के तौर पर थी, अदीबों की दुनिया से बाहर होता रहा। पता नहीं कितनों ने ये मंजर देखा है कि एक आदमी खासा कद्दावर, लंबे थे वो, लिबास जिसका बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता था, खादी का कुर्ता पायजामा सफ़ेद, और उसी के साथ साथ सूती खादी ही का एक कोट, गालबन क्रीम कलर का। कोई दूसरा कोट शायद उनके पास था ही नहीं, मैंने कभी किसी दूसरे कोट में उनको नहीं देखा। बगल में किताब, कागजात का पलंदा, बहुत से रजिस्टर, फाइलें लिए हुए। सुबह वो अपने घर से निकलते थे, शाम को अपने घर या रात गए अपने घर वापस जाते थे। बीवी उनकी जिस तरह उन्होंने गुजारा किया सत्यार्थी के साथ, ये खुद बड़ा कहना चाहिए कि कार्य नेक था। और उनको जन्नत में ले जाने के लिए उनकी बेगम को ये काफ़ी था कि सत्यार्थी जैसे इंसान के साथ गुजारा कर लेना, जो हमेशा अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारता है। और आपने सुने हो कि लतीफ़े उसकी, यही बल्लाद मेहंद्रा का भी ख्याल था कि सत्यार्थी चूँकि एक्सेसिबल बहुत था, कोई भी शख्स रास्ता चलता हुआ, कोई भी शख्स, कोई नौजवान, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी आम आदमी, दुकानदार उसको पकड़ सकता था, उससे बातें कर सकता था। और जाहिर है कि उसको कहानियाँ सुनाने का शौक़ था, और कहानियाँ वही नहीं जो उसने लिखी थी, बल्कि वो कहानियाँ जो उसके हाफ़ज़े में छुपी हुई थी। उसने हमेशा सफ़र किए, सफ़र इस तरह किए बग़ैर पैसे के, पैसे थे ही नहीं उसके पास। और एक मरतबा
आपने पढ़ा होगा कि वो घर से उनकी बीवी ने उन्हें दही लाने के लिए एक कटोरा दिया उन्हें, और गालबन 8 आने दिए, 1 रुपया दिया कि दही लेके आ जाओ। फिर वो दही लेने के लिए गए तो बरसों बाद लौटे, यानी गायब हो गए वो। रास्ते में कोई दोस्त उनका मिल गया जो कहीं और जा रहा था, उसने कहा मेरे साथ चलोगे, कहा चलो, और वहीं जाहिर के चले गए वो। एक अजीब और गरीब शख्सियत थी, ऐसी पुरकशिश शख्सियत मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं, करीब से दूर से, लेकिन सत्यार्थी जैसा अदीब, सत्यार्थी जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। लोग उसका मजाक इसलिए उड़ाते थे कि वो एक तो हर एक से सादगी से मिलता था। मुझे याद है मंटो की एक रोज़ हम लोगों ने यहाँ लोधी कॉलोनी में शरद दत्त रहा करते थे, टेलीविज़न वाले शरद दत्त। तो हम लोगों ने वहाँ मंटो का यौम पैदाइश गोया कि सेलिब्रेट करने के लिए ये कहा कि भाई चलो कुछ मंटो के बारे में बातें की जाए। सत्यार्थी ने एक मजमून लिख डाला। वो बहुत ज़ूद नवीस था, अगर उसके दिमाग में कोई बात आ जाए तो मजमून पढ़ा उसने, और मजमून पढ़ने के बाद साहब जो उस पर चारों तरफ से हमले हुए हैं, लोगों ने कहा इसमें गप बहुत है। भाई अब सीधी बात है कि गप मारना भी इंसानी का काम है, और अगर आदमी कोई मंटो के बारे में कोई गप भी उसने वजह कर ली तो ये देखिए गप कैसी है, अच्छी है, बुरी है, दिलचस्प है, गायद दिलचस्प है, उस पर सत्यार्थी के पीछे पड़ गए। लेकिन महमूद हाशमी ने खासतौर पर, वो उनकी तबीयत में वैसे भी शोखी बहुत थी और बड़ी जिंदा दिली, तो वहाँ, और सत्यार्थी बड़ी बेबसी के साथ जब उस पर हमले हो रहे थे तो वो कभी एक का चेहरा देखता था, कभी दूसरे का चेहरा, जवाब नहीं देता था कभी। सत्यार्थी ने कभी शायद किसी को जवाब नहीं, सिवाय मंटो की कहानी का जवाब तो उसने लिखा था, लेकिन ये कि मंटो ने जब उस पर कहानी लिखी तो उसका जवाब तो सत्यार्थी ने लिखा था। लेकिन वैसे उसने कभी, मैंने उसको लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए कभी नहीं देखा। मामूल उसका ये था तमर्रुद कि वो सुबह घर से बीवी उसको कुछ पैसे दे देती थी, जब तक वो दिल्ली में रहता था या घर पर रहता था वो निकल पड़ता था। और जाहिर है कि वो पैसे जो उसको बस के किराए के लिए दिए जाते थे, उजाने बस के किराए ही क्या 10 पैसे 20 पैसे ये किराए हुआ करते थे, वो भी बचा के रखता था। वो दिन में जाहिर है कि जहाँ दोस्त मिल गए, अहबाब मिल गए, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने खाना खिला दिया, उनके साथ हो लिया। मेरी मुलाकात सत्यार्थी से बहुत देर से हुई। सत्यार्थी के बारे में मैंने पढ़ रखा था और सुन रखा था कि महात्मा गांधी ने एक मौके पर, अजीब व गरीब, उस ज़माने हमारे लीडर भी तो हुआ करते थे कि जिनको दिलचस्पी कैसी कैसी बातें उसको थी। अब तो सियासत से और पैसे कमाने के अलावा और कोई दिलचस्पी नहीं होती सियासतदानों को। तो उस ज़माने में गांधी जी ने, यानी ये वाक़या ज़ाहिर है उस वक्त सत्यार्थी जवान था, उससे ये कहा कि तुम लोकगीत जमा करो उन बोलियों के जो उर्दू से करीब हैं और तुम्हें जाहिर है कि जिनसे दिलचस्पी हो। और इसी तरह हिंदी के एक कवि थे पंडित रामनरेश त्रिपाठी। इत्तेफाक की बात थी कि उनसे मेरी मुलाकात थी, इसलिए कि उनका घर मेरे स्कूल के रास्ते में पड़ता था। रहने वाले जौनपुर के थे, लेकिन आके आबाद वो हमारी बस्ती में हो गए थे वहाँ, और हम जाते थे उस रास्ते से कभी कभी अपने स्कूल की तरफ, जब तो उनके बाग से कभी अमरूद तोड़ लिया, कभी बेर तोड़ लिया, कभी ये सब तमाशे हुआ करते थे। वो भी सत्यार्थी की तरह सफ़ेद पोश, लेकिन बहार साफ सुथरे रहने वाले खुशहाल आदमी थे। और उनकी मुलाकात नेहरू जी से, गांधी जी से, इन सब से थी। और जाहिर है कि वो जलसों में भी मुझे दिखाई देते थे, तकरीरें करते थे बहुत अच्छी। लेकिन उस ज़माने के इन लोगों में एक अजीब व गरीब खूबी थी सादगी की, जो ये इसका सियासत से तो कोई ताल्लुक़ सत्यार्थी का नहीं था, लेकिन सादगी उसकी तबीयत में बला की थी। भाई इतना भोला भाला सा आदमी। मुझे याद है जब उसका मजमुआ एक जब छपा, गाता जाए हिंदुस्तान शायद उसका नाम है, तो उसमें जनाब एक तस्वीर छपी है उसकी, सत्यार्थी की, जिसमें वो टैगोर के साथ बैठा हुआ है। और जाहिर कि टैगोर की दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद, इसलिए कि टैगोर जाहिर खासे बड़े थे सत्यार्थी से। सत्यार्थी की जवानी की तस्वीर, बाल तो बड़े बड़े हैं और दाढ़ी भी है, लेकिन दाढ़ी काली है। तो पतरस ने उस पर एक फ़िक्रा भी कहा था कि खिजाब से पहले, खिजाब के बाद। बहुत मशहूर हुआ ये लतीफ़े। सत्यार्थी के बारे में लतीफ़े ही लतीफ़े मशहूर हैं तमाम। मसलन उसकी ये बात कि उसको कहानी सुनाने का बहुत शौक़ था। जो पुलंदा लिए रहता था उसको देख के बहुत से लोग डर जाते थे, लेकिन उसका जैसा किस्सा रामलाल ने अपने एक मजमून में लिखा है वो बहुत दिलचस्प है। रामलाल लखनऊ में रहा करते थे,
रेलवे मुलाजिम थे, चारबाग स्टेशन के करीब ही रेलवे का एक छोटा सा क्वार्टर था, उसमें रहते थे। एक दिन सत्यार्थी उनके यहाँ पहुँच गए और पहुँचते ही उन्होंने हल्ला बोल दिया, अपना एक पलंदा निकाला, कहा कुछ कहानियाँ सुनो मेरी। और वो जनाब शुरू हो गए और रात के 12 बज गए या 1 बज गए, और उस वक्त तक जब कहानियों का सैलाब नहीं थमा तो रामलाल ने जवाइयाँ लेनी शुरू की। कहा गुरुजी अब हमें नींद आ रही। तो गुरुजी ने कहा अरे नींद कैसे आ सकती तुम्हें, अभी तो तुम्हें बहुत देर सुनना, मैं कल तो चला जाऊंगा यहाँ से। और इसके बाद जनाब उन्होंने रामलाल से कहा जरा पानी दे दो एक गिलास हमें। पानी आया, पानी से उन्होंने अपनी आंखों पर यानी कुछ पानी का झपाका मारा और उसके बाद ताज़ा दम होके बैठ गए। और उसके बाद कहने लगे भाई अभी और सिलसिला चलेगा। लेकिन ये एक अजीब व गरीब बात थी कि अब ये हुआ कि रामलाल ने कहा कि साहब देखिए अब कहानियाँ मैं सुनाऊंगा, आप नहीं। और उसके बाद उन्होंने उनकी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। एक बार मेरे उस्ताद थे एहतिशाम साहब, उनके घर पहुंच गए सत्यार्थी। एहतिशाम साहब ने बताया कि वो घर के अंदर थे और उनका गालिबन मुलाजिम रमज़ान नाम था, वो बाहर था। उसने बिठाला उनको, कहने पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा यहाँ काम करता हूँ। उर्दू आती है? उसने कहा हाँ आती है। तो कहा अच्छा बैठो, जब तक वो तुम्हारे साहब आ जाए उस वक्त तक ये कहानी सुनो। और शुरू हो गए वो। तो ये उनका अच्छा ये भी हो सकता है कि वो जिन बातों का मजाक उड़ाया जाता था वही बातें वो बता के वो करते थे सत्यार्थी। यहाँ सूरत हाल ये थी कि दिल्ली में जब तक वो रहे, कॉफ़ी हाउस में जाके बैठना जहाँ दोस्त सब बैठे हुए हैं उनके हिंदी के उर्दू के अदीब। उस ज़माने में इस तरह की तकसीम नहीं होती थी जैसे आजकल दिखाई देती है। अब तो उर्दू के लोग सिर्फ उर्दू वालों में बैठते हैं, हिंदी वालों में बल्कि ये है कम है, वो दूसरी ज़बान के अदीबों में भी बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं। और तो सत्यार्थी का ये हाल था कि सुबह निकले घर से और एक ऐसा खुशशक्ल आदमी दिखाई देता था। वो अपने इस लिबास में ऐसा सजता था, उस पर यह लिबास लंबा कुर्ता और फिर उस पर सूती एक कहना चाहिए ओवरकोट सा जो पहनता था लिबादा, और फिर उसके बाद पलंदा बगल में दबाए, उसकी लंबी दाढ़ी, लहराती हुई दाढ़ी, और हैरान आंखों से इधर उधर लोगों को देखता हुआ चलता जाता था बस। और अक्सर ये होता था, बल्लाद बैंडा ने आखिरी दिनों में एक दफ्तर बनाया था शऊर का, तिराहा बैराम खां आप देखो अगर जो गोलचा के पीछे जो फलों का बाजार है उससे जो आप मटिया महल की तरफ जाएं तो वहाँ पर है तिराहा बैराम खां। और वहाँ एक पहली मंजिल पर एक कमरा उन्होंने किराए पर ले रखा था, बल्लाद मैना ने उसमें अपना ऑफिस कायम किया था। वहाँ एक तख्त बिछा रहता था, 2-3 कुर्सियाँ रखी थी, एक मेज़। सत्यार्थी अक्सर वहाँ आ जाते थे। और फिर उसके बाद हम लोग उनसे खाने का वक्त हुआ तो वहीं अंसारी रोड पर एक होटल हुआ करता था। उस ज़माने में अब तो खैर बड़े अच्छे अच्छे होटल खुल गए हैं सब, लेकिन उस ज़माने में तो गरीबा मऊ यही जगह हुआ करती थी। तो बल्लाद बैंड्रा के साथ हम लोग चले जाते थे वहाँ, और वहाँ राजमा और चावल ये सब कुछ खाना मिलता था बहुत सस्ता। तो देवेंद्र सत्यार्थी को ऑफ़र किया गया, उन्होंने भी खा लिया और फिर बैठे हुए आके शऊर के दफ्तर में। उसके बाद एक चाय खाना खुल गया था वहाँ, आपकी पसंद। अभी मुझे किसी ने बताया कि बंद हो गया, वो मुझे मालूम नहीं, मैं तो एक ज़माने से उस सड़क पर गया ही नहीं। लेकिन ये कि उस चाय खाने में हम लोग जाके बैठ जाते। वहाँ के उसके मालिक थे संजय कपूर साहब, वो और उनकी बीवी और उनकी बहनें बड़े कहना चाहिए कि मेहमान नवाज और बड़े प्लेजेंट यानी शख्सियत रखने वाले लोग थे। सबके शक्ल सूरत से भी बहुत अच्छे और बातें भी बहुत तमीज़ तहजीब की किया करते थे। उन्होंने अपने चाय खाने में कुछ मोड़े रखवा दिए थे कि आप लोग जब आएँ यहाँ तो सिर्फ खड़े खड़े चाय न पिएँ। उस आने तो वहाँ टी टेस्टर थे वो, तो ज़ाहिर के लोग जाते थे, चाय बना के दे देता था उनका आदमी, और लोग खड़े खड़े स्टूल पर से हाथ टिकाए हुए चाय पीते चले जाते थे। वहाँ हम लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। बल्लाद बैंड्रा थे, हम थे, ये कहना चाहिए महमूद हाशमी, और उसके बाद ज़ुबैर रिजवी, अनवर अजीम कभी कभी आकर के बैठते थे, दमे से तैरती। हम लोग कुछ वक्त वहाँ भी गुजारते थे। उसके बाद मामूल ये था कि बल्लाद बैंड्रा कहते थे भाई चले अभी और टहलते हैं, तो हम लोग चांदनी चौक के रास्ते से फतेहपुरी तक चले जाते थे। हमारे साथ साथ सत्यार्थी भी होता, उसकी अपनी कोई मर्जी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होती थी। ऐसा लगता है उसके लिए सब कुछ काबिल कबूल है, आपने जो कह दिया वो उसने कर लिया, उसको फुर्सत थी, घर पर कोई काम से था नहीं। तो वो जनाब ये कैफियत हुआ करती थी। लेकिन इसी में आपने ये भी सुना होगा कि जो मैंने शुरू में बताया आपसे कि एक बार वो घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला और गायब हो गया महीनों के बाद। तो वो होते होते वो जनाब
पाकिस्तान पहुँच के पंजाब के किसी गांव में पहुँच गया। अब कैसे पहुँच गया कुछ मालूम नहीं। उसकी बीवी को जब पता किसी ने दिया कि साहब सत्यार्थी की शक्ल का एक आदमी फला गांव में देखा गया है, तो उसने नेहरू जी को एक खत लिखा। नेहरू जी भी गए, उस ज़माने के लीडर भी अजीब गरीब हुआ करते थे, इस तरह के खत न सिर्फ पढ़ते थे, उनके जवाब भी लिखते थे। ऐसे कितने वाक़यात मुझे मालूम। तो नेहरू जी ने गालिबन हिंदुस्तानी जो हाई कमिश्नर थे उनसे कहा कि भाई पता करो उस वहाँ जाके, मालूम हुआ कि हाँ सत्यार्थी साहब वहाँ मौजूद हैं, बगैर वीज़ा पासपोर्ट के गए हुए, गिरफ्तार भी नहीं किए गए नेहरू जी की मदाखलत से। कोई उस ज़माने में वहाँ का भी हाल कुछ हमारे यहाँ जैसा था। तो वो जनाब मान ली बात, पता नहीं कौन वजीर था, वजीर आज़म था उस वक्त, लेकिन बहरहाल सत्यार्थी उसके बाद आ गए। अजीब व गरीब आदमी था भाई, और जाहिर है कि वो उसके जैसा आदमी मैं अक्सर सोचता हूँ। मुझे दिल्ली की सड़कें भरी पूरी ज़्यादा हो गई, भीड़ बहुत है, लेकिन वीरान दिखाई देती हैं, इसलिए कि उस तरह पैदल चलने वाला मैंने नहीं देखा। और मालूम हुआ कि साहब सर झुकाए हुए एक आदमी, जो उस वक्त भी सत्यार्थी की उम्र, जब मैंने देखा सत्यार्थी को तो 70-72 के करीब रहे होंगे वो, लेकिन ये कि उसके बाद लंबी उम्र उन्होंने पाई, और ये कैफियत थी। अब आप ये सोचिए कि ऐसा आदमी, कहानियाँ तो उसने लिखी, उनको आप जो दर्जा भी दें, यानी मेरा भी ख्याल है कि फर्स्ट रेट कहानियाँ वो नहीं हैं। और ऐसा आदमी जो हमेशा फर्स्ट रेट कहानियाँ लिखे तो हैरानी ही कुछ होती है मुझे। हर तरह किसने लिखी है? मंटो ने भी नहीं लिखी, बेदी साहब ने भी नहीं लिखी उस तरह की कहानियाँ। इन सब में कमज़ोर कहानियाँ मिलती है। हमारे ज़माने में क़ुर्रतुल हैदर, इंतज़ार हुसैन तक आप देखते जाइए तो बहुत सी कहानियाँ उनकी अच्छी कहानियों के सामने नहीं ठहरती। लेकिन ये कि देवेंद्र सत्यार्थी ने काम बहुत गैर मामूली किया, और जाहिर है कि उस ज़माने में जब ये आसानियाँ भी हासिल नहीं, उस तरह की उसको मैसर नहीं थी, और वो ये करता था कि जनाब अपना कैमरा और एक मामूली सा टेप रिकॉर्डर लिए हुए चला जाता था, निकल जाता था किसी भी तरफ, देहातों की तरफ। कितनी ज़बानों के, एक तो हमारे मुल्क में ज़बानें इतनी बोली जाती हैं, चलिए जब हिंदुस्तान से बाहर नहीं होते थे अपने मुल्क ही में टहलते रहते थे। और यहाँ भी सूरत हाल ये थी कि भाई जिस मुल्क में 22 ज़बानों को आईनी हैसियत हासिल हो, हर ज़बान के अपने लोकगीत होते हैं, बल्कि लोकगीतों का सरमाया तो हमारे यहाँ बहुत कहना चाहिए कि बहुत कीमती है, बहुत कीमती। उसमें वो गीत अब वो अपने हाथ से लिखता था। सारी ज़बानें तो उसको नहीं आती थी। सत्यार्थी को 4 ज़बानें आती थी अच्छी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू और हिंदी। और इन चारों ज़बानों में वो न सिर्फ ये बात कर सकता था, बल्कि इन चारों ज़बानों में वो लिख भी सकता था, और उसकी किताबें भी इन ज़बानों में। लेकिन ये कि वो इसके अलावा ही मेरे ख्याल में घूमने फिरने और लंबे लंबे क़याम जो करता था मुख्तलिफ गाँवों में जाके, इलाक़ों में रह करके, तो उसने ज़बानों में शुद्धूत पैदा कर ली थी, जनूबी हिंदुस्तान की ज़बानों में भी, शुमाली हिंदुस्तान की ज़बानों में, बंगाली वगैरह में भी। तो ज़ाहिर कि वो ये सब ज़बानें भी थोड़ी बहुत बोल लेता था। लेकिन उसने इनके लोकगीत कैसे जमा किए, और 3 लाख लोग के करीब, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक, जो एक आम अंदाज़ा है, कयास है, सिर्फ किसी ने शुमार नहीं किया। उसका घर जो उसने बनवा लिया था भले वक्तों में, भरा हुआ था उसके इस तरह के फ़ाइलों से। और ज़ाहिर है कि किसी को तौफीक होती, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा आदमी भी नहीं था जो इन चीज़ों को अपने तौर पर अपना सरमाया लगा के महफूज कर देता। सत्यार्थी के आखिरी दिनों में बल्कि उसकी ख्वाहिश भी थी कि उसके कागजात कहीं जमा कर लिए जाएं, आर्काइव्स बना दिया जाए, कुछ ये हो जाए। उसको अपनी शोहरत की तलब, बिल्कुल बड़ा मासूम आदमी था इस मामले में, लेकिन ये चाहता था कि ये कीमती चीज़ें गायब न होने पाएँ। इसके बावजूद ये हुआ। आखिर में एक किताब जो उसने आखिरी ज़माने में, अपनी एक किताब की इशाअत में उसने दिलचस्पी बहुत ली, उसका नाम है नील यक्षनी। ज़ाहिर उर्दू में नहीं छपी, इसलिए उर्दू वाले उससे हो सकता है ना वाकिफ़ हों बहुत से। उस किताब में उसने ये किया कि मेरे पास एक दिन उनका फ़ोन आया या पैगाम आया, मुझे याद नहीं आता, तो उसने ये कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम मुझ पर एक मजमून लिख दो, और ये मैं नील यक्षनी में शामिल करना चाहता हूँ। उस किताब में वो सारे मजमून जो मेरे ख़िलाफ़ लिखे गए और मेरी तारीफ़ में लिखे गए, वो सब मैं यकजा करना चाहता हूँ, अपने ख़िलाफ़ मज़ामीन भी उसने। तो मैंने वो मजमून लिखा था, ख्वाब, और क्या नाम था उस मजमून का, जागती आँखों का ख्वाब। और इसलिए कि उसकी आँखें आप जब देखिए तो एक अजीब व गरीब गांधी जी के चश्मे जैसा चश्मा, मामूली कहना चाहिए
उसका लोहे की कमानी का, और वो लगाए हुए उसमें उसकी आंखें, और वो कुछ ऐसी भोली भाली और इतनी बेबसी के अंदाज में दुनिया की तरफ देखती थी, जैसे वो ये कह रही हूँ कि भाई हम क्या देखने के लिए आए थे और हम क्या देख रहे हैं। तो वो जनाब, वो जाहिर है कि इस तरीके से मजमून मैंने न सिर्फ ये कि लिखा, बल्कि एक जलसे में वो मजमून पढ़ा भी गया। जब पढ़ा गया तो मैंने देखा कि उन पर सत्यार्थी पर गिरिया तारी है। अच्छा, मुझे बहुत हैरानी हुई, इसलिए कि मैंने कोई अशकावर तहरीर तो कोई ऐसी लिखी नहीं। मैं खुद बहुत जज्बाती आदमी अंदर से हूँगा, लेकिन जाहिर नहीं होता बहरहाल उससे। मैं उसको अपने जज्बात पर बहरहाल थोड़े पहरे बिठाए रखता हूँ। तो मैंने देखा कि सत्यार्थी ने वो मजमून सुनने के बाद और उसके बाद खैर उसकी जो गुफ्तगू हुई वो एक अलग एक किस्सा है। तो साहब ये था सत्यार्थी, जिसको ना कभी इसकी फिक्र हुई कि वो कमाई ज़्यादा करे, कभी इसकी फिक्र नहीं कि उस पर कपड़े कितने हैं कितने नहीं हैं, घर के वसाइल क्या हैं क्या नहीं हैं। उसकी बेटियां थीं, उसकी बीवी थी, और जाहिर है कि वो लोग उसकी राहत का या उसकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल हमेशा रखा करती थी। मोहब्बत भी बहुत करता था अपने बच्चों से। वो एक बेटी का नाम उसकी कविता भी था, जो मेरे ख्याल में शायद वो जल्द चली गई थी, रुखसत हो गई थी। उसको बहुत याद करते थे सत्यार्थी। और सत्यार्थी ने जो कहना चाहिए कि दिल्ली की तहजीबी ज़िंदगी में उसके रहने से गैर मामूली रौनक थी। गर्चे वो उर्दू के जलसों में जाता तो था, उसकी पसंद का कोई जलसा अगर हुआ तो, लेकिन उर्दू के अदीबों में बहुत मादूद चंद ऐसे थे जिनसे उसकी मुलाकात थी। सबसे बलराज मेहंद्रा ने भी उन पे कुछ लिखा, एक मजमून। बलराज ने कोई मजमून तो शायद मैंने नहीं पढ़ा सत्यार्थी पर उनका, बल्कि ये जो मजमून मैंने लिखा है ये बलराज मेहंद्रा ही ने एक गोशा मरतब किया था, ये जागती आंखों का ख्वाब, उसमें ये शाया हुआ। मेरी किसी किताब में भी है ये मजमून। तो लेकिन बलराज मेहंद्रा से दोस्ती बहुत थी, और बलराज मेहंद्रा के दिल में देवेंद्र सत्यार्थी की कदर बहुत थी। अजीब बात यह है कि मेहंद्रा ऐसे लोगों की कदर बहुत करता था जो ज़माने की नाकदरी का शिकार हों, और बलराज मेहंद्रा के यहाँ एक उसका दिल बहुत खुला हुआ था बलराज मेहंद्रा का। तो देवेंद्र सत्यार्थी के जिक्र में मुझे मेहंद्रा बार बार याद आता है। बलराज मेहंद्रा ने जो अपना आबाई मकान तोड़वा करके सारे भाइयों के इश्तराक से एक घर बनवा लिया था कैलाश कॉलोनी में, लेकिन वहाँ कभी बलराज मेहंद्रा मुंतकिल नहीं हुआ। भाइयों से कुछ इख्तलाफ हो गए थे, तो उसका घर, उनका हिस्सा जो फ्लैट था वो खाली पड़ा रहता था। उसमें बहुत दिनों तक ये हुआ कि शाम को कोई आके बैठ गया। सुरेंद्र प्रकाश और दूसरे अफसाना निगार जब दिल्ली बॉम्बे चले जाने के बाद आते थे, वो कहाँ बैठ जाए। एक बार ज़मीरुद्दीन अहमद आए जो लंदन में रहते थे उस ज़माने में, अपनी बीवी के साथ आए। तो ये वक्त भाई का होटल में कहाँ ठहरेंगे। मेहंद्रा ने उनको अपने घर की चाबी दी और कहा कि आप वहाँ ठहरिए, और ज़ाहिर घर के उसके पास ही चाय खाने भी हैं, होटल भी हैं, आपको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आके वहाँ रहे। सत्यार्थी भी कभी कभी चले जाते थे वहाँ और बैठते थे। तो दमे सत्यार्थी के सिलसिले में मेहंद्रा और ज़्यादा वो था, थोड़ा सा कहना चाहिए जज्बाती रिश्ता भी उसका ये था कि वो कहता था कि भाई एक आदमी जो इतना काम जिसने किया है, और उर्दू वाले न सिर्फ ये उसका जिक्र नहीं करते, उसकी खबर भी नहीं रखते कभी, और कभी कहीं नज़र आ जाए तो लोग देख करके सिर्फ एक तबस्सुम ज़ेरे लब, कुछ लोग एक कहना चाहिए कि ज़हरखंद, यानी एक तंज़ियत, एक तबस्सुम कुछ। तो मेरा ख्याल ये है कि देवेंद्र सत्यार्थी जैसे लोग हर माशरे में आउटसाइडर होते हैं, एक बाहर के आदमी होते हैं। वहाँ की जो कितने दिन तक लोग बर्दाश्त करते हैं ऐसे लोगों को। हमारे दोस्तों में और भी ऐसे लोग हैं जो कहना चाहिए कि आम डगर से हटे हुए लोग हैं, और उनकी कदर कितने लोग करते हैं बड़ा बहुत मुश्किल है कहना। मैंने तो इस मामले में रवादारी या तो अपने उर्दू के दोस्तों में इंतज़ार साहब के यहाँ बहुत देखी ये रवादारी कि जो भी उनका दोस्त है उनका दोस्त है। और या यहाँ देखता था मैं तो बलराज मेहंद्रा के यहाँ, तो बलराज मेहंद्रा ने सत्यार्थी को एक कहना चाहिए कि वक्त गुजारी का एक बहाना भी उनके लिए पैदा कर दिया था, शऊर का दफ्तर। वरना जब दफ्तर भी ख़त्म हो गया एक ज़माने में। एक बार तो मैंने उस दफ्तर में ये देखा, किश्वर नाहिद ने अपने बेटे को, जो 9th में पढ़ता था, उनका बेटा फैसल, अब तो ज़ाहिर बहुत बड़ा हो गया होगा, पता नहीं कहाँ है, पाकिस्तान से बाहर कहीं है, यहाँ भेज दिया और मेरे पास भेज दिया उसे कि साहब कुछ दिन वो आए और यहाँ हिंदुस्तान। खैर आए, वो ठहरे, हमारे साथ थे वक्त। वो अपना ज़ाहिर है मेरे सारे दोस्त जो थे वो उसकी उम्र से बहुत बड़े, वो 9th में पढ़ते थे उस वक्त हजरत। कभी कभी जाते थे बलराज मेहंद्रा से मिलने के लिए वो, या बलराज मेहंद्रा उनको भेज देते थे किसी के साथ, जाओ कुछ इनको इनकी खातिर तवाज़ो करो या इनको घुमा दो, तो वो जाते थे।
और एक बार मैं पहुंचा शोर के दफ्तर में तो देखा मैंने कि वो उनका बेटा सो रहा है और देवेंद्र सत्यार्थी एक कुर्सी उसके बगल में, उसके तख्त के बगल में जो तख्त कुर्सियाँ बिछी हुई थी उनमें से कुर्सी बैठे हुए अपने किसी मसवदे को पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या हुआ आज, जिसकी कहाँ से शामत आ गई कि आपके हाथ लग गया? कहने लगे हाँ मैं उसको कहानियाँ सुना रहा था, सुनते सुनते उसको नींद आ गई। तो ये कैफियतें साहब, ऐसे भोले लोग, ऐसे कहना चाहिए कीमती लोग कहाँ मिलते हैं। लेकिन देवेंद्र सत्यार्थी की कदर उस ज़माने में मुसव्विरों ने बहुत की। खुद लोधी कॉलोनी का वो मकान जहाँ शरद दत्त रहते थे, वहाँ ब्रूटा से उनकी बहुत दोस्ती थी, जो बड़े नामवर मुसव्विर थे, और उनकी तस्वीरें वहाँ बहुत सी ज़ख़ीरा की हुई थी, रखी रहती थी। मुसव्विरों मैंने ऐसे लोग उस ज़माने में देखे कि जिनको ढोलक बजाने का शौक़ है, लोग गीत गा रहे बैठे हुए, और ऐसा एक ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा रंगारंग एक माशरा था। उनमें वो लोग देवेंद्र सत्यार्थी में बड़े मज़े लेते थे। तो देवेंद्र सत्यार्थी से कहते थे भाई कुछ मंटू की बातें, कुछ अश्क की बातें, कुछ फलां की बातें, बेदी की बातें, ये वो, तो वो सुनाता था धीरे धीरे। उसकी आवाज़ बड़ी नर्म और कहना चाहिए महीन तो नहीं थी, लेकिन कुछ म्यूजिकल सी आवाज़ थी। प्रकाश पंडित ने जो खाका लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी का, उसमें उसकी आवाज़ का जिक्र किया है कि जब वो कभी लेटे रहते थे तो सुबह सुबह सब देवेंद्र सत्यार्थी उठ जाता था, और कभी उसके यहाँ चाहे कहीं भी वो अपना वक्त गुजार सकते थे, रातें भी कहीं गुजार सकते थे। तो कहते थे गुरु उठो सुबह हो गई, तो सुबह हो गई जिस तरीके देवेंद्र सत्यार्थी कहता था, तो लगता था कि साहब वाकई कोई एक कहना चाहिए बड़ा मुख्तलिफ किस्म का आदमी है, जिसमें और कहना चाहिए कि एक बड़ी उसकी शख्सियत में कशिश बहुत थी। बाकी जो उसने कहानियाँ लिखी हैं, कहानियाँ उसने ज़्यादातर जो लिखी हैं उनका बेस ज़मीन है। तेलंगाना की धरती पर कई कहानियाँ उसकी उस ज़माने में, वहाँ की लाल मिट्टी जो हुआ करती है, खेतों खलिहानों में जिस तरह के लोगों की उससे मुलाकात। प्रेमचंद्र ने भी लिखा है जब खेत जागे का शायद पस मंज़र जो है वही इलाका है। तो देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में जब मैं याद करता हूँ तो यही सब याद आता है मुझे। जाहिर है कि कोई भाई बहुत बड़े तजर्बे तो मेरे हिस्से में नहीं आए, मैंने उसके साथ कोई सफ़र नहीं किया, कर भी नहीं सकता था। वो जितनी मुश्किल से गुजरता था, एक बार लोगों ने कहा कि तुम इतने लंबे लंबे सफ़र मुफ्त करके आ जाते हो, कहले इसीलिए तो मैंने ये दाढ़ी रखी। तो उनका क्या फ़ायदा दाढ़ी का? तो दाढ़ी से तो बड़े फ़ायदे हैं। आज के ज़माने में तो लोगों ने देखिए आप हुकूमतों पर असरअंदाज हो जाते हैं लोग, और कहना चाहिए क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल दाढ़ी के फ़ायदे उस ज़माने में एक फ़ायदा वो भी था जो देवेंद्र सत्यार्थी ने उठाया। उसने कहा इससे फ़ायदा ये है हमारा कि एक तो सफ़ेद दाढ़ी देख करके गाँव वाँव में जाता हूँ तो लड़कियाँ मुझे बहुत आसानी से कहना चाहिए कि बेतकल्लुफ़ होने देती हैं, और वो मुझे बाबा बाबा समझती हैं, और फिर मैं उनसे कहता हूँ गीत सुनाओ तो वो गीत वीत गाती हैं। ये सब होता है। दूसरा ये कि भीख मिल जाती है। अब ये जुमला देखिए, आप तसव्वुर कीजिए, भीख मिल जाती है, यानी ये कि पैसे पास तो होते नहीं कहीं ज़रूरत पड़ गई किसी तरह की, तो उस वक्त ये है कि भाई कहीं जाना है, बस का या लारी का किराया चाहिए, किराया चाहिए, तो वो जाहिर है कि कहाँ से तो ये हाथ फैला देता था। बल्कि एक बार का तो वाक़या है कि बीवी ने जैसे अक्सर घर का कोई सामान लेने के लिए भेजा, हाथ में कटोरा दिया, कोई चीज़ मंगवाई होगी, हार दही वही मंगवाया होगा उस दिन भी, तो ये लेके निकले, और इनको ये इतने थके हुए थे कि बाहर निकलते ही इनको नींद से आने लगी, तो एक लैंप पोस्ट से टिक करके ये खड़े हो गए। अब लोगों ने उधर से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी और जाहिर है कि लैंप पोस्ट से टिका हुआ खड़ा है, तो जो उधर से गुजरा उस कटोरे में कुछ डालता जाता था। और जब आप यानी जब ये बेदार हुए कोई आवाज़ सुन के, जाहिर है कि यूं ही कोई बाकायदा तो सो नहीं रहे होंगे, तो देखा कि वो कटोरे में पैसे बहुत है, तो कहने लगे भीख बहुत आसानी से मिल जाती थी। तो एक आदमी जो न सिर्फ अपना मजाक अपने बारे में कभी बहुत संजीदा नहीं होता है, इस तरह की बातें कि कभी उसको अपने रख रखाव का, इसका उसका, दुनिया के जो मामलात होते हैं उसकी कोई परवाह नहीं, तो ये जनाब देवेंद्र सत्यार्थी था। और एक दिन वो खामोशी से ख़त्म हो गया। उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है दूरदर्शन वालों ने। मुझे एक मलाल हमेशा रहेगा, और मरने से पहले जो सालगिरह थी देवेंद्र सत्यार्थी की, उस दिन मुझे मेरे पास यानी उसकी पैदाइश की तारीख, जन्मदिन उसका, उसके घर से एक फ़ोन आया कि सत्यार्थी जी ने कहा है
कि आज शाम को उनका जन्मदिन है, आप आ जाइए, आप भी उस सेलिब्रेशन में शरीक हों और हमारे साथ कुछ खा पी लीजिए, खाना भी खा लीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फासला बहुत था, कहीं जाते हुए मैं वैसे ही घबराता हूँ। मैंने माजरत कर ली और मैं नहीं गया। और जाहिर है कि वो दिन फिर दोबारा तो आया नहीं सत्यार्थी की ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में जाहिर है कभी नहीं आएगा वो दिन। तो मुझे इसका मलाल बहुत है, अफसोस बहुत है। और जब लोग चले जाते हैं तो मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि देखिए, जितना वक्त मुझे इनके साथ गुजारना चाहिए था और मैं गुजार सकता था, मैं कोई बहुत कारामत काम तो मैं भी नहीं करता रहता, बेकार ही अपना वक्त गुजारता हूँ अकेला। तो मुझे जितना वक्त उसके साथ गुजारना चाहिए था, मैंने उतना वक्त नहीं गुजारा। और जाहिर है कि लेकिन वो अपनी जगह हमेशा के लिए खाली छोड़ गया है। अब मुझे यकीन है कि लोकगीतों का रसिया ऐसा कौन पैदा होगा उर्दू वालों में, और कौन इस तरह होगा जो आवारागर्दी को ज़िंदगी का अपने उसलूब बना ले। मैं कभी कभी इंतज़ार साहब ने लिखे हैं क़िस्से, नासिर काज़मी वगैरह के तो पढ़ता हूँ, मुझे लुत्फ़ भी आता है, अच्छे भी लगते हैं वो क़िस्से, इसलिए कि एक ज़माने में तो ये आम लोगों का वतीरा था। लेकिन देवेंद्र सत्यार्थी ने जिस तरीके से आवारागर्दी की, ये वतीरा आम नहीं था। ये तो नासिर काज़मी भी शायद ना करते, तो वो अंदाज ही दूसरा था उसका। और लेकिन बहरहाल अपने हिस्से का वक्त गुजार के वो रुखसत हो गया। दिल्ली के बहुत से रंग जो थे रफ्ता रफ्ता गायब होते चले जा रहे हैं, उनमें ये रंग भी गायब हो चुका। शमीम साहब, जैसे महात्मा गांधी का आपने जिक्र किया, शांति निकेतन और रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन का मामला अजीब है साहब मेरे साथ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐनी आपा ने यहाँ लिखा है कि जब जामिया मिल्लिया की बुनियाद डाली गई तो उस वक्त किसी ने इसको भी, जामिया को भी, मुसलमानों का शांति निकेतन कहा था। लेकिन शांति निकेतन तो भाई टैगोर ही बना सकते थे, वो उनकी शख्सियत थी। और फिर उसके लिए एक मिजाज चाहिए, यानी मिजाज में यह कि जहाँ फितरत से आप मोहब्बत करते हों, जहाँ मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा से आप मोहब्बत करते हों, वहाँ का कला भवन जो है जाकर के आप देखें शांति निकेतन का, तो आपको अंदाज़ा कैसे बड़े बड़े लोग वहाँ रहे। राम किंकर बायस स्कल्प्टर बहुत बड़े, जिनका बनाया हुआ बहुत बड़ा स्कल्प्टर संथाल फैमिली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बाहर जो मैदान में दिखाई देता है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जो 2 मुजस्समे नस्ब हैं आपने देखे होंगे कनॉट प्लेस से उस सड़क से गुजरते हुए, वो भी राम किंकर बायस के बनाए हुए हैं। साहित्य अकेडमी के हॉल में जब आप दाखिल होते हैं अंदर, उसके कहना चाहिए कि उसकी लॉबी में, तो वहाँ टैगोर का जो मुजस्समा लगा हुआ है, सर झुकाए हुए, टैगोर का वैसा मुजस्समा किसी और ने नहीं बनाया, वो भी राम किंकर बायस का बनाया हुआ है। और राम किंकर बायस हमारे दोस्त रामचंद्रन, जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है आप देख रहे हैं, इनके उस्ताद थे राम किंकर बायस। और राम किंकर बायस कभी कभी आते थे, इनके यहाँ ठहरते थे, तो शांति निकेतन में वो पढ़ाते थे, पेंटर भी थे और स्कल्प्टर भी थे। विनोद बिहारी मुखर्जी भी वहाँ थे शांति निकेतन में। मेरी कई किताबों का, 3-4 किताबों का टाइटल जो है रामचंद्रन की बीवी ने बनाया है। रामचंद्रन की बीवी चाइनीज़ थी, लेकिन उनका शांति निकेतन से ये ताल्लुक़ था कि उनके वालिद टैगोर की तहरीक से तालीम का जो एक कहना चाहिए कि जो एक तसव्वुर टैगोर का था, उससे इतने मुतासिर हुए कि हिंदुस्तान में आके वहीं बस गए शांति निकेतन में। और फिर वहाँ उन्होंने कहना चाहिए कि एक ये चीना भवन वगैरह का क़याम जो हुआ वहाँ, उसमें उन्होंने टैगोर की मदद की। मेरे एक और उस्ताद थे जिनसे मैंने मिट्टी का काम में सीखा करता था एक ज़माने में, अभी कहना चाहिए 30-35 साल 40 साल पहले की बात है। उनका नाम था देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी जो थे अपने अजीबोगरीब आदमी साहब, वो कोई फर्नीचर उनको पसंद आया, उसका नक्शा उन्होंने गैर में महफूज रखा, घर आए, बाजार से लकड़ी ले आए और उसको बनाने पर जुट गए और बना डाला उन्होंने। मैंने एक मरतबा उनके घर में एक शेल्फ देखा तो मैंने कहा कि आपने बहुत उम्दा, ये मुझे देख के लग रहा अपनी सादगी की वजह से। कहने चलिए मैं आपके हाथ से बनवा दूंगा, ये क्या मुश्किल है। तो गोया कि मेरे तो खैर गुरु थे, बाकायदा मुझे सिखाया उन्होंने कि चाक पर मिट्टी कैसे रखी जाती है और कैसे बन। लेकिन मुझे तो किसी फन में पता नहीं क्या बात है कि एक मौका ऐसा आता है कि मैं छोड़ देता हूँ उसे, और उसमें कमाल हासिल करना, उसकी जो सलाहियत चाहिए उसके ऊपर नहीं। तो शांति निकेतन से मेरे कई रिश्ते। अच्छा, वो भी टैगोर के शागिर्द थे, पंडित ने, वो देवी प्रसाद जी शांति निकेतन में बहुत दिनों तक रहे थे। और उनकी खींची हुई टैगोर की तस्वीरों की फोटोग्राफ्स की एक नुमाइश भी एक ज़माने में यहाँ ललित कला अकेडमी में हुई थी।
उनके बनाए हुए बर्तनों की नुमाइश भी हुई थी। सिरेमिक आर्टिस्ट बहुत बड़े थे वो, और उनके बनाए हुए बर्तन बहुत महंगे बिकते थे। एक छोटी सी प्लेट मिट्टी की मेरे ख्याल में 2000, 2500, 3000, जो कीमत उसकी रख दें नुमाइश करने वाले, वो रखी जाती थी। लेकिन खुद बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी बीवी साइकेट्रिस्ट थी, साइकोलॉजी की माहिर थी, यहाँ पढ़ाती भी थी जामिया में कुछ। बिंदु प्रसाद, और गुजरात की रहने वाली, उनसे मेरे ख्याल में कोई 30-35 साल छोटी होंगी अपने शौहर से। लेकिन वारिस अलवी की भी शागिर्द रही थी। एक बार वारिस को लेकर मैं उनके घर गया था बिंदु प्रसाद जी से मिलाने के लिए, और तो देवी प्रसाद का भी ताल्लुक था शांति निकेतन से। ये भी शांति निकेतन गए और इनकी टैगोर से मुलाकात किसकी? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की तो जाहिर के गए। देवेंद्र सत्यार्थी किससे नहीं मिले? जो शख्स गांधी जी से मिल सकता है, गांधी जी तो टैगोर तो उस जमाने में अदब और आर्ट का जौक रखने वाले सबसे मशहूर हिंदुस्तानी थे भाई। और ये समझिए कि टैगोर का, लेकिन टैगोर का पूरा तस्वुर भी रहा है अदब का, आर्ट का, जिंदगी का, बहुत गैर मामूली है। मिसाल के तौर पर आप आज ये बात की जाए तो उसके मानी अजीब अजीब निकाल ले जाएंगे, और बहुत से लोग तो शायद सुनने के रवादार भी ना हो। जिस तरह की तंग नजरी हो, जिस तरह की कहना चाहिए कि अदम बर्दाश्त हमारे यहाँ जो या अदम रवादारी हमारे यहाँ फैलती चली जा रही। लेकिन ये कि उस ज़माने में टैगोर ने 1905-06 में ये बात कही थी कि अदीब को या आर्टिस्ट को अपनी आइडेंटिटी नेशनल नहीं बल्कि ग्लोबल बनानी चाहिए, यानी आलमी एक शनाख्त उसकी होती है। ये क्या है कि आप अपनी कौम को, आप की पहचान जो है वो आपकी पहचान बन जाए। तो टैगोर जैसा आदमी तो उनके बच्चों पर उन्होंने जो काम किया है, बच्चों की तालीम के सिलसिले में टैगोर का जो काम है, टैगोर ने सोची बुढ़ापे में मुसव्विरी शुरू की और उसमें भी नाम पैदा किया। पूरी गैलरी जाके देखिए कभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। टैगोर ने इसी तरीके से कहना चाहिए कि गाना शुरू किया और मौसीकी का रविंद्र संगीत अब एक वो बाकायदा एक असलूब बन चुका है, उनके गीत जिस तरीके से गाए जाते हैं। और फिर ये कि उन्होंने टैगोर ने अदब में भी जो कुछ लिखा, गोरा जैसा नावल आप सोचिए उस ज़माने में जो उन्होंने लिखा और जो आज तक ज़ेर बहस रहता है। और टैगोर को एक तरफ ख्याल की दुनिया थी, मगरिब में भी उनकी इसी तरह कदर की गई, और मशरिक़ में ज़ाहिर कि मैंने तो देखा हाइडलबर्ग में एक बार एक सेमिनार के दौरान कि वहाँ टैगोर का जिस तरह से जिक्र हो रहा था, सेमिनार इकबाल पर था लेकिन वहाँ टैगोर का जिक्र बहुत किया लोगों ने। तो टैगोर में तो बड़ी कुशादगी थी और बहुत, और मेरे ख्याल में उस ज़माने के लिखने वालों को या आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले बहुत से लोगों को उन्होंने मुतासिर किया। तो ये यानी इसमें पेंटिंग करने वाले ये तमाम लोग, खुद ये रामचंद्रन की बीवी का जो हिंदुस्तानी नाम है वो चमेली है, उनका असल चाइनीज़ नाम तो कुछ और है, लेकिन वो टैगोर के ज़माने पैदा, 1940 है उनका सन पैदाइश। तो जो उन्होंने मेरी कई किताबों के सरबराह आपने देखा होगा बनाए हैं उन्होंने। रेख्ता से किताब अभी छपी थी, तीसरे आखिरी पहर की दस्तक, उसका सरबराह भी जो है वो भी उनकी चमेली का बनाया हुआ है। तो ये शांति निकेतन तो एक अजीब व गरीब पूरी चीज़ थी। तो देवेंद्र सत्यार्थी की ज़िंदगी में भी ये खाना खाली कैसे रह सकता था? वो वहाँ गए, टैगोर से मिले, और ज़ाहिर है कि टैगोर के साथ कुछ वक्त शांति निकेतन में उन्होंने वक्त गुजारा, और वहाँ ऐसे लोगों की पिज़िराई भी होती थी। अब तो खैर वहाँ की फ़ज़ा भी बिल्कुल बदल चुकी है। ये सारे इदारे जो हैं अब ये एक तरह से मंडी का हिस्सा बन चुके हैं, एक तजारत का मरकज़ बनते चले जा रहे हैं, वो बातें नहीं रहीं। लेकिन बहरहाल शांति निकेतन दूसरे तालीमी इदारों से, दूसरी यूनिवर्सिटियों से बहुत मुख्तलिफ है, और उसकी वजह से आप देखें यहाँ हमारे यहाँ तो और कोई इदारा ऐसा, नालंदा एक फिर से एक यूनिवर्सिटी बन रही थी, वो भी सियासत की नज़र हो गई। अमर्त्य सेन जिसके चांसलर मुकर्रर किए गए थे, वो हटाए गए, उन्होंने खुद छोड़ दिया, उसे छोड़ के लोग खुद भी जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने इस तरीके से ये किया। तो ये तो एक अलग मसला है। सर, देवेंद्र सत्यार्थी की ज़िंदगी जो है उससे किस तरह उनकी बीवी, जैसे आपने जिक्र किया, तो एक रात को मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें कि एक बार उन्हें पहले से अंदाज़ा हो गया उनकी बीवी को कि देवेंद्र सत्यार्थी जो है अब सफ़र बांध चुके हैं, निकलने वाले हैं कहीं के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा देवेंद्र ने कि तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो बीवी ने कहा कि तुम राजा मैं रानी, तुम भिखारी मैं भिखारन। तो उन्होंने कहा दूसरे वाला ठीक है। तो वो उनके साथ होली, और पहली बेटी की पैदाइश भी उसी सफ़र में हुई। हो सकता है, हो सकता है उनकी बीवी ने, ये वाकया मुझे भी याद आ रहा है, कुछ धुंधला धुंधला सा, मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा था कि ये उन्होंने कहा कि भाई हम जहाँ तुम रहोगे वहाँ हम होंगे, तुम राजा मैं रानी। तो ये गोया कि एक वो था, और जहाँ जाहिर है कि आपका
किसी उनका शौहर साथ होगा तो उससे बेहतर कौन सी जगह उनके लिए हो सकती थी। भाई ये एक बड़ी फैसिनेटिंग और बहुत बड़ी जादूभरी कहना चाहिए ज़िंदगी होती है। मुझे तो बंगाल के जो बाउल्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं और उनके गीतों को मैं बड़ा शैदाई हूँ। खुद दमयंती सत्यार्थी पर ने बड़ा असर लिया था उनसे। और बाउलों के बारे में आपने एक बात पढ़ी होगी, अब भी जो बाकी मांदा कुछ हैं थोड़े बहुत कभी कभी बाउल गीत आता है, टीवी पर आप देख लीजिए या यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो वो बाउल्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी अपना घर नहीं बनाते और कभी एक छत के नीचे 2 रातें नहीं बसर करते। ये कैसी गैर मामूली बात है। किसी दरख्त के नीचे अगर आज लेटे हैं तो कल दूसरा दरख्त होगा वो। और जिस तरह गाते हैं, जिस जज्ब के आलम में, और जिस कहना चाहिए कि पैर से थाप दे दे करके रक्स करते हुए नीम रक्स के आलम में गाते भी जाते हैं, तो ये सब तो ज़ाहिर है कि बीरभूम का पूरा इलाका और शांति निकेतन के आसपास का पूरा इलाका, वहाँ तो बाउलों के गीत से फजाएं गूंजते हैं। आपने कहाँ कितना सुना होगा, सचिन देव बर्मन जो थे एक छोटी सी रियासत के राजा थे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने ये किया कि वो जनाब अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके वो घर से निकले और जाकर के उन्होंने मौसीकी के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। और कैसे गीत गाए हैं सारे उनके गीतों में, जो फिल्म में गाए हैं, एक लोकगीतों की का एक उनसुर जो है बहुत नुमाया है उनमें। मांझी गीत जैसे हैं, मालूम होता है कि आप बहता हुआ पानी आप खुद देख रहे हैं, एक नाव बहती हुई चली जा रही है, उस पर कोई तान लगा रहा है, और कैसे तो इस तरह के का कल्चर जो होता है वो एक बड़ा हमें बज़ाहिर बहुत आइडियल अब लगता है, लेकिन इसकी अपनी मुश्किलात भी होती हैं, आजमाइशें भी होती हैं, और उन आजमाइशों से हमारा सत्यार्थी भी गुजरा। जी जी, जैसे सत्यार्थी की ज़िंदगी के बारे में अब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, जी जी, बहुत फैसिनेट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन वो ज़िंदगी जीना और वो वक्त गुजारना जाहिर है बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। हाँ बहुत मुश्किल है। अब मीरा जी ने अपने एक मजमून में लिखा कि साहब मेरा जी चाहता है कभी मेरे साथ एक औरत हो और उसके हम दोनों एक मिलके एक गोया की एक जोड़ा हो और हमारे गले में एक पेटी लटकी हुई हो। पेटी की उस ज़माने में लोग हारमोनियम को कहा करते थे, और ज़ाहिर है कि हम ऐसे चलते जाएं, जहाँ रुके वहाँ रात बसर कर ली, जहाँ कुछ मिल गया वहाँ कुछ खाना खा लिया। तो एक दरवेशी का ये उनसुर जो है ये सत्यार्थी के मिजाज का भी हिस्सा था। और जब उसने देखा कि दुनिया कारोबारी, इसीलिए मंटो ने देवेंद्र सत्यार्थी को फ्रॉड कहा था जी। और देवेंद्र सत्यार्थी इस लफ्ज़ को खूब हंसता था। मैंने कहा कि अपने मजमून में, बल्कि मैंने ये बात लिखी भी, और सत्यार्थी को ये बहुत अच्छा लगा ये नुक्ता, अगर इस पर भी हंस ही दिया। मैंने कहा कि भाई फ्रॉड आप इतने हकीकी थे कि यकीन करना मुश्किल था, और इसलिए आपको मंटो ने फ्रॉड कहा होगा। पहले तुमने ये एक नए माने पैदा कर दिए। लेकिन कि बहरहाल वो था एक आदमी, और ज़ाहिर है कि ऐसे लोग तो अब कहानियों में ज़िंदा हैं, और ज़ाहिर है कि आगे भी कहानियों ही में रहेंगे। हमारे कारोबारी ज़माने में वैसे लोग कहाँ दिखाई देते हैं। शमीम हनफी साहब, उस कहानी का जो बहुत सारे ऐसे और लोग भी हैं जो कहानियों में ज़िंदा हैं, आपकी याददाश्तों में ज़िंदा हैं, हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन उनके बारे में आपसे बात की जाए। कल सुरेंद्र प्रकाश को याद किया गया, आज देवेंद्र सत्यार्थी को याद किया गया। ऐसे ही ये सिलसिला इंशाल्लाह हम आपके साथ। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मुझे मुनीर न्याजी के एक नज़्म बहुत पसंद है, हमें हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो कभी कभी ये होता है कि बहुत से लोग जो मेरे जीते जी कहानी बन गए और उनको मैं देखता था, और मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने उनके साथ वक्त कम क्यों गुजारा। मुझसे मालिक राम साहब कहा करते थे कि तुम आते नहीं हो मेरे घर में, कितना कहता हूँ आया करो, तुम आते नहीं हो, और जब मैं नहीं हूँगा तब तुम्हें ख्याल आएगा। और देखिए वो चले गए, वो जैसा बुजुर्ग भी उर्दू तहकीक व तनकीद दुनिया में कहाँ आएगा। तो खैर इस तरह के बहुत से लोग हैं, लेकिन बहरहाल अगर कहानियाँ सुनने से आपको दिलचस्पी है तो ठीक है जी। आपकी ज़बानी बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हम भी सुनेंगे, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो इस वक्त आपका इंटरव्यू, आपकी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इसके बाद देखेंगे, उनकी भी दिलचस्पी रहती है। और बहुत सारे हमारे दोस्त हमसे कहते हैं कि शमीम साहब का मिलना जुलना, शमीम साहब के ताल्लुकात बहुत सारे अहम अदीबों के साथ रहे भी हैं। तो उस सिलसिले में इसीलिए हमने ये सिलसिला भी एक शुरू किया है
तो इंशाल्लाह अगली बार किसी नई शख्सियत के ऊपर आपके साथ फिर गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।